फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये है क्लास 12 का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। और इसके अंदर जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बिल्कुल ही बेसिक सा टॉपिक है और जो कह सकते हैं आप इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूनिट सेल एंड स्पेस लैटिस। सो आइए देखते हैं यूनिट सेल और स्पेस लैटिस के अंदर क्या फ़र्क है। यूनिट सेल एंड स्पेस लैटिस। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, अगर आपके घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है या आसपास कंस्ट्रक्शन हो रही है तो जो ब्रिक्स देके जाते हैं घरों में, हमारे ट्रॉली पे आते हैं, वो ब्रिक्स को अरेंज करते हैं। जैसे एक ईंट यहाँ रख दी, एक यहाँ, फिर उसके साथ, फिर उसके आगे, फिर ऊपर ऊपर ऊपर। तो ऐसे एक 3 डायमेंशन तुम्हारे पास क्या बन जाती है, फिगर। उसमें से जो एक ईंट है वो है एक यूनिट सेल, और जो भी वो 3 डायमेंशनल फिगर बनी उसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। मतलब यूनिट सेल क्या है कि एक छोटा हिस्सा जिसको हम 3D के अंदर अगर रिपीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, स्पेस लैटिस। सो अगर मुझे डिफाइन करना है यूनिट सेल, तो यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट which when repeated in 3D give rise to space लैटिस। और अगर मुझे डिफाइन करना है स्पेस लैटिस, तो स्पेस लैटिस क्या है, 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पूरे चैप्टर के अंदर जो आप पढ़ोगे वो हैं एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। लाइक अपने पास आयनिक सॉलिड है NaCl, तो NaCl के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस। अगर हम कहते हैं डायमंड, तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, कार्बन एटम्स। ठीक है। सो यूनिट सेल और स्पेस लैटिस में बस ये फ़र्क है कि जो यूनिट सेल है वो एक छोटा हिस्सा है और स्पेस लैटिस उसका एक बड़ा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट स्ट्रक्चर है। इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे यूनिट सेल, वो हम जो यूज़ करेंगे वो है एक क्यूब। ये आपके पास है एक क्यूबिक यूनिट सेल। और अगर मैं ऐसे ही यूनिट सेल्स को अरेंज करता रहूं तो मेरे पास क्या बनेगी, एक स्पेस लैटिस। वो मैं डायग्राम बना देता हूं आपके समझने के लिए एक। सो ये भाई बिल्कुल एग्जैक्टली स्केल के हिसाब से तो नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। एक आपके पास ये डायग्राम है, एक आपके पास ये डायग्राम है। अब आप ये देखिए, आपको इस डायग्राम के अंदर कितने सिमिलर साइज के क्यूब नज़र आ रहे हैं, तो आप काउंट करके देखिए। और वैसे आंसर इसका जो है वो है 8। अब कईयों को तो इसके अंदर 8 नज़र आते हैं, कईयों को इसके अंदर 4 नज़र आते हैं, कईयों को इसके अंदर 12 नज़र आते हैं। तो अब ये देखिए कि आपके पास एक ये फ्रंट वाला क्यूब है, इसके बिल्कुल साथ एक क्यूब है, एक इसके पीछे और एक इसके पीछे, ये हो गए 4। ये फ्रंट वाला 5, 6, इसके पीछे 7, इसके पीछे 8। तो आप इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये आपके पास एक यूनिट सेल है, ये 2 यूनिट सेल हैं, ये 3 यूनिट सेल हैं, ये 4 यूनिट सेल हैं। आपके पास ये टोटल 4 यूनिट सेल हैं। अब इन 4 यूनिट सेल के साथ अगर हम और एटम लगाएं, और यूनिट सेल लगाएं, तो आप इसको, इस पोर्शन को एक और यूनिट सेल मान सकते हैं। तो एक इसके ऊपर, फिर एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर। सो टोटल कितने हो गए आपके पास, ये 8। तो यूनिट सेल से मिलकर ही क्या बनेगा, स्पेस लैटिस। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ
टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल में हम यूनिट सेल को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है प्रिमिटिव और एक है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का जो मतलब है वो है सिंपल और नॉन प्रिमिटिव का मतलब है सेंटर्ड। अब प्रिमिटिव के अंदर देखिए क्या होगा। प्रिमिटिव के अंदर सिंपल में मतलब एटम्स जो हैं आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर ऑफ क्यूब या ओनली एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। सो अगर आपके पास ये एक यूनिट सेल है तो इसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पर ही हैं। सो अगर एटम्स कॉर्नर पर ही हैं तो हम बोलेंगे इसको सिंपल यूनिट सेल। और सेंटर्ड के अंदर फर्दर तीन टाइप आती हैं आपके पास, FCC, BCC एंड ECC। सेंटर्ड का मतलब ये है कि कॉर्नर तो है ही है। देखो पहले मैं इसकी फुल फॉर्म भी बताता हूँ। इसका मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और इसका एंड सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, BCC या ECC सबके अंदर एक चीज़ कॉमन है कि एटम्स कॉर्नर पे तो हैं ही हैं, ये तो फिक्स ही है, कॉर्नर पे पक्का ही है, प्लस एटम्स एट फेस सेंटर। मतलब अगर मैं आपको डायग्राम के हिसाब से समझाऊं तो मेरे पास इस केस में जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पर तो हैं ही हैं, बट इन एडिशन टू एटम्स एट कॉर्नर मेरे पास एटम्स फेस सेंटर पर भी हैं। ये दो अपोजिट फेस, ये दो अपोजिट फेस ऊपर नीचे वाला, फ्रंट और बैक आप इसमें ऐसे दिखा सकते हैं। सो ये डायग्राम आपके पास हो जाएगी FCC। अगर मैं कहता हूँ BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक, मींस कॉर्नर तो है ही है, प्लस एटम विद इन बॉडी ऑफ क्यूब या विद इन द बॉडी ऑफ यूनिट सेल। सो अगर फिर से हम इसको डायग्राम के साथ देखें तो एटम्स कॉर्नर पे तो है ही हैं, पर एक एटम इसके बीच में भी है, एक एटम इसके अंदर पड़ा हुआ है बॉडी के अंदर। ठीक है, वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। आप इसको ऐसे सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास यूनिट सेल है, ये इसके ये 4 और ये नीचे 4 8 कॉर्नर हैं और एटम विद इन द बॉडी ऑफ क्यूब है। ठीक है, आपको मैं वो भी लगा के दिखाऊंगा अभी कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन वगैरह कितनी है, बट एक बार बॉडी का मतलब ये है कि एटम विद इन द क्यूब है। एंड सेंटर्ड का मतलब है कॉर्नर प्लस एनी टू अपोजिट फेस। अगर फिर मैं इसको डायग्राम के हिसाब से दिखाऊं अब कोई दो अपोजिट फेस, चाहे आप ये ले लीजिए, चाहे ये, चाहे आगे पीछे। सो ये आपके पास होगी टाइप ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब सिंपल, सिंपल में एटम सिर्फ कॉर्नर पर होंगे। नॉन प्रिमिटिव मतलब सेंटर्ड, सेंटर्ड के अंदर एटम्स लगाने के 3 तरीके हैं, FCC, BCC और ECC। फेस सेंटर्ड के अंदर कॉर्नर तो है ही हैं प्लस फेस पे, बॉडी सेंटर में कॉर्नर तो है ही हैं प्लस बॉडी पे, एंड सेंटर्ड में कॉर्नर प्लस कोई दो अपोजिट फेस। अब इससे अगला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कंट्रीब्यूशन ऑफ
एटम्स पर यूनिट सेल। So contribution of atoms पर यूनिट सेल। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बॉडी। अगर एटम सिर्फ और सिर्फ बॉडी ऑफ क्यूब में है, यूनिट सेल के अंदर है, तो अगर मान लीजिए आपके पास ये दो यूनिट सेल कांटेक्ट में है, ये एटम विद इन द बॉडी ऑफ क्यूब है, तो इस एटम का इसके साथ कांटेक्ट नहीं है। ये एटम पूरी तरह से इसी यूनिट सेल को बिलोंग करता है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम का यहाँ पर ये मतलब होता है कि इस बॉल का, इस एटम का कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर, पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर है, इसका कितना हिस्सा इसके अंदर है 1। साथ वाले के साथ इसकी कोई शेयरिंग नहीं है, यानी कि इसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी बॉडी की वो आपके पास होगी 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बॉडी पे जो एटम है, ये एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी है कि इसकी साथ वाले यूनिट सेल से कंट्रीब्यूशन कितनी होगी। साथ वाले में तो है ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 या नो कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है, अगर हम लगाते हैं एटम को एट फेस सेंटर। अब आप ये सोचिए, आपको मैं इसी बॉल के एग्जाम्पल के साथ ही समझाता हूँ कि मुझे एक बॉल लगानी है जो कि इसके फेस पे लगे। बॉल लगानी है जो कि इस यूनिट सेल के फेस पे लगे। तो पूरी बॉल आपके पास ये है, ये आपके पास एक कंप्लीट बॉल है, एक कंप्लीट एटम है जो स्फेरिकल इन शेप है। अगर मुझे इसको फेस पे लगाना है तो ये इस तरह से लगेगा, ये देखिए आप। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये कंप्लीट एटम कितनों ने शेयर किया, फेस पे जब लगा हुआ तो कितने यूनिट सेल ने शेयर किया, 2 ने। तो अगर मैं ये बोलूँ कि इस यूनिट सेल का फेस पे, एक यूनिट सेल के अंदर इस फेस पे एटम का कितना हिस्सा लगा हुआ है, तो वो क्या आंसर आएगा आपके पास, हाफ। मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर जब आपने एटम लगाया फेस पे, तो फेस पे कितना एटम लगेगा, पूरी एटम में से हाफ। अब आपके पास एक क्यूब में कितने फेस होते हैं टोटल, 6। सब पे हाफ हाफ बॉल अगर लगी, सब पे हाफ अगर एटम लगा, तो टोटल एटम कितने लगेंगे आपके पास, 3। तो यहाँ से पॉइंट क्या बना, कंट्रीब्यूशन फेस सेंटर पे कितनी होगी, हाफ। एज इट इज़ इन कॉन्टैक्ट, इट का मतलब यहाँ पर है जो एटम, एज एटम एट फेस सेंटर इज इन कॉन्टैक्ट या इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। यहाँ पर आप शेयर भी कर सकते हैं, शेयर बाय 2 यूनिट सेल या इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ 2 यूनिट सेल। तो पर यूनिट सेल, ये वर्ड जो है यहाँ पर वो है पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, हाफ। टोटल आपके पास फेस कितने हैं, 6। सो इसका मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, 3। नेक्स्ट आता है आपके पास एज। अगर मुझे एज पर बॉल लगानी है तो एज के लिए आप जो डायग्राम देखेंगे वो देखें, मेरे पास ये 4 यूनिट सेल्स हैं, ये 4 यूनिट सेल। अगर मैं बोलूँ इनके लिए कॉमन एज, तो कॉमन एज क्या बनेगा, ये बीच वाली। अब अगर मुझे यहाँ पर बॉल्स लगानी है, देखिए एक कंप्लीट बॉल यहाँ लगानी है अगर, तो इमेजिन करके देखिए, आप कोई भी फ्रूट ले लीजिए, जैसे आप गुआवा ले लिए, अमरूद, उसकी 4 फाड़ियाँ करिए आप, 4 स्लाइस काट दिए, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, मतलब एक यहाँ, एक इस तरफ, 2, एक यहाँ से नीचे से आएगी और एक यहाँ से आएगी। यानी कि 1/4 1/4 1/4 1/4 मिलके कंप्लीट बॉल बन गई। पर एक के अंदर कितनी कंट्रीब्यूशन है उसकी, 1/4। सब में 1/4 है, पर पर्टिकुलर एक के अंदर कितनी होगी, फिर इसका मतलब 1/4। यानी कि जो एज वाला है, एज वाले के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है वो बनेगी 1/4, क्योंकि एटम
at edge is shared by 4 यूनिट सेल। अब टोटल एजेस अपने पास कितने होते हैं 12, सो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी आपके पास 12 इंटू 1/4 मतलब 3। नेक्स्ट केस इसके अंदर है कॉर्नर। सो कॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसको इस बॉक्स के हिसाब से तो समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके पास ये 4 मैंने ली थी यूनिट सेल। अब सपोज़ कीजिए कि आपके पास ये मेरे पास ऐसे 3 और बने हुए हैं, ये 3 यूनिट सेल हैं। एक सपोज़ कीजिए यहाँ पर एक और यूनिट सेल है, इन सबको मैंने इसके ऊपर रखा है ऐसे। तो इन सबके लिए जो कॉमन कॉर्नर बनेगा वो कहीं ये पॉइंट बनेगा ना, जब ये 4 यूनिट सेल इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर एक कॉमन कॉर्नर बनेगा। अब उसके ऊपर मतलब ये शेयर कितने में होएगा टोटल 8 में, उसके ऊपर जो बॉल लगेगी उसका एग्जैक्टली जो हिस्सा टच होगा इसके ऊपर वो देखिए ये बनेगा 1/8। ये कुछ इस तरह से लगेगा 1/8 यहाँ, 1/8 जो इसके अगला यूनिट सेल यहाँ पर पड़ा होगा, ठीक है। फिर इसके साथ वाले में 1/8, फिर इसके अगले वाले में 1/8, इसी तरह 4 इसके नीचे वाली लेयर में। तो जो कॉर्नर वाला है वो हमेशा टच करता है टोटल 8 को, इसकी कंट्रीब्यूशन है 1/8, क्योंकि एटम एट कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। तो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं अपने पास 8, सो 8 इंटू 1/8 इज 1। सो एक बार फिर से बता देता हूँ, बॉडी के अंदर जो एटम है कंप्लीटली उसी का है। फेस पे जो एटम है वो एक यूनिट सेल के अंदर कितना होगा हाफ, टोटल फेस 6 कंट्रीब्यूशन 3, एज पे 1/4 होगा पर यूनिट सेल के अंदर, टोटल है एजेस 12 कंट्रीब्यूशन 3, और लास्ट केस है कॉर्नर 1/8 उसकी कंट्रीब्यूशन, टोटल कॉर्नर है 8, ये हो जाएगा 1। अब इन सबको कंपाइल करके लास्ट जो काम है यहाँ पर वो है z वैल्यू निकालना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा z वैल्यू। z वैल्यू को हम ये भी बोल सकते हैं रैंक, z वैल्यू को हम ये भी बोल सकते हैं रैंक। रैंक का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो z निकालने का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर बाय 8, नंबर ऑफ एटम्स एट एज बाय 4 प्लस नंबर ऑफ एटम्स एट फेस बाय 2 प्लस नंबर ऑफ एटम्स एट बॉडी। अब अगर मैं कहता हूँ इसके अंदर सिंपल क्यूबिक लैटिस है, तो सिंपल के अंदर ये कुछ तो है ही नहीं ना, कल्ले कॉर्नर ही है। कॉर्नर कितने 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, तो इसकी z वैल्यू कितनी आएगी 1। एफसीसी के लिए क्या होता है हमारे पास कॉर्नर प्लस फेस, कॉर्नर 1/8 इंटू 8, फेस 1/2 इंटू 6 दैट इज 4। बीसीसी के लिए z वैल्यू कितनी आएगी कॉर्नर प्लस बॉडी, सो कॉर्नर होगा 1/8 इंटू 8 और बॉडी कितनी होगी 1। सो आपको मेनली ये 3 z वैल्यूज ही हैं जो अच्छी तरह से याद करनी है, सिंपल, एफसीसी और बीसीसी। सो ये कॉन्ट्रीब्यूशंस और z वैल्यू अगर आपको समझ आती है तो ये चैप्टर फर्दर आपके लिए समझना बहुत ही आसान है। आज के लिए एक बार यहीं पर रोक रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊँगा टाइप ऑफ पैकिंग। थैंक यू।